संसद की इस विशेष क्लास में हम लोगों ने संसद से संबंधित जो भी चीजें थी उसको देख लिया था। फिर हम लोगों ने देखा संसद का जो अगला भाग है, किस अधिनियम के तहत संसद के 2 सदन बनाए गए। संसद के 2 सदन बनाए गए, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। राज्यसभा और दूसरा लोकसभा। तो संसद की इस विशेष कड़ी में हम लोगों ने संसद से संबंधित जो भी बेसिक चीजें थी हम लोगों ने देख लिया। कल की क्लास में हम लोगों ने राज्यसभा को भी देख लिया था। राज्यसभा से संबंधित जो भी बेसिक चीजें थी कि इसे अस्थायी सदन क्यों कहा जाता है, या हम लोगों ने संसद वाले क्लास में इसको देखा था कि किस अधिनियम के तहत राज्यसभा और लोकसभा का निर्माण हुआ। संसद के 2 सदनों का निर्माण हुआ, हमारी व्यवस्थापिका 2 सदनों में विभाजित हुई, इसको भी हम लोगों ने देख लिया। आज की क्लास में हम लोग देखते हैं लोकसभा को। तो हमने वहां पर देखा था अनुच्छेद 79 में किसका उल्लेख है, तो संसद का उल्लेख था। संसद का प्रथम सदन किसे कहा जाता है, तो राज्यसभा को कहा जाता है। तो राज्यसभा का उल्लेख किस में था, तो राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद 80 में था। भाई एक जोड़ेंगे तभी तो प्लस होगा। उसके बाद आज हम लोग देखते हैं लोकसभा। तो लोकसभा किस में उल्लिखित है, तो अनुच्छेद 81 में लोकसभा का उल्लेख है। तो सबसे पहले हमें आज लोकसभा देखना, तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि इस लोकसभा में हमको पढ़ना क्या है, इसे अस्थायी सदन क्यों कहते हैं, या इस लोकसभा का जनक किसे कहते हैं। दूसरी बात कि पेपर में आगामी प्रश्नों में कहां से बनने की पूरी संभावना है। आगामी जो पेपर हैं वहां से प्रश्न बनने की पूरी संभावना कहां से है, क्योंकि लोकसभा सभी पेपरों के सिलेबस में शामिल है। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो लोकसभा अगर स्पष्ट तरीके से उल्लिखित नहीं है तो संसद तो सभी पेपरों के सिलेबस में शामिल है। तो जब संसद शामिल है तो जाहिर सी बात है कि लोकसभा से भी प्रश्न बन सकते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग इन्हीं सब चीजों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। चलिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं क्लास को। तो लोकसभा का जनक किसे कहा जाता है, जनक प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर को कहा जाता है। जीवी मावलंकर को लोकसभा का जनक कहा जाता है। यहां से एक चीज और पेपर में प्रश्न पूछता है कि लोकसभा का जो प्राचीन नाम क्या था। जैसे हम लोगों ने राज्यसभा वाला पढ़ा था, तो राज्यसभा का पुराना नाम क्या था, या इस नए नाम का निर्माण किसने किया। उसी प्रकार से इस लोकसभा का प्राचीन नाम क्या था, तो प्राचीन नाम था केंद्रीय विधानसभा। केंद्रीय विधानसभा इस लोकसभा का पहला नाम था जब अंग्रेजों की शासन सत्ता चल रही थी। जब हमारा संविधान लागू हुआ तो हम लोगों ने इसको लोकसभा के रूप में स्वीकार कर लिया। तो इस लोकसभा का गठन सबसे प्रथम कब हुआ, तो 17 अप्रैल 1952 ईस्वी को लोकसभा का गठन हुआ। गठन हो गया। अब इसकी प्रथम बैठक कब हुई, तो 13 मई 1952 ईस्वी को लोकसभा की प्रथम बैठक हुई। इस हिसाब से 13 मई 2002 को भारतीय संसद ने अपना स्वर्ण जयंती समारोह मनाया था। 2002 में हमारी संसद ने लोकसभा के 100 वर्ष पूरे होने की खुशी में स्वर्ण जयंती समारोह बनाया। लोकसभा का पुराना नाम केंद्रीय विधानसभा। लोकसभा का सर्वप्रथम गठन 13 अप्रैल 1952 ईस्वी को। इसकी प्रथम बैठक 13 मई 1952 ईस्वी को। इस 13 मई 1952 ईस्वी को बैठक के कारण जब 100 वर्ष 2002 में पूरा हुआ तो हम लोगों ने संसद के स्वर्ण जयंती समारोह मनाया। यहाँ से जो लोकसभा की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, तो लोकसभा से स्पष्ट तरीके से पेपर में प्रश्न नहीं पूछता, क्योंकि लोकसभा के कुछ अन्य नाम है, जैसे निम्न सदन, अस्थायी सदन, लोकप्रिय सदन, प्रतिनिधियों का सदन, प्रथम सदन,
का सदन इत्यादि नामों से इस लोकसभा को जानते हैं। और ज्यादा से ज्यादा क्या प्रश्न पूछता है, निम्न सदन से ही ज्यादा प्रश्न पूछता है। तो हम लोग लोकसभा अर्थात निम्न सदन को पढ़ने का प्रयास करते हैं। चलिए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। तो इस निम्न सदन का उल्लेख अनुच्छेद 81 में है। सबसे पहले हमने आपको क्या बताया, अनुच्छेद 81 में किस चीज का उल्लेख है, तो इस निम्न सदन अर्थात लोकसभा का उल्लेख है। लोकसभा का मतलब कि इसके सदस्य संख्या का वर्णन, जो सदस्य कितने होंगे इसका वर्णन कहाँ है, तो अनुच्छेद 81 में। अनुच्छेद 79 में संसद का वर्णन था, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का वर्णन था, अनुच्छेद 81 में लोकसभा का वर्णन है। तो अनुच्छेद 81 में क्या है, कहा गया कि जो लोकसभा के सदस्यों की संख्या का निर्धारण होगा उसका उल्लेख कहाँ किया गया, अनुच्छेद 81 में। लोकसभा के सदस्यों का निर्धारण, लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होगी, लोकसभा के सदस्य कितने हो सकते हैं, उसका निर्धारण कहाँ किया जाएगा, उसका वर्णन कहाँ किया गया है, अनुच्छेद 81 में। जब हमारा मूल संविधान लिखा गया तो उसमें कहा गया कि लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, 500 होगी। लेकिन समय समय पर इसमें परिवर्तन किया गया। 31वें संविधान संशोधन, 31वें संविधान संशोधन 1974 द्वारा कहा गया कि इस 500 से काम नहीं चल रहा है, लेकिन इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 545 हो सकती है। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 545 हो सकती है। लेकिन कुछ ही समय बाद गोवा और दमन दीव राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ। कब पारित हुआ, 1987 ईस्वी में। गोवा दमन दीव राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1987 ईस्वी में पारित हुआ और कहा गया कि अब ये 545 सदस्यों से भी हमारे लोकसभा का गठन नहीं हो सकता, कार्यकाल नहीं चलाया जा सकता है। तो उसमें फैसला किया गया कि लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है, इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। 552 सदस्यों के साथ हमारी लोकसभा ने कार्य करना शुरू कर दिया। अब यहां से अगला चीज बनता है कि ये जो 552 है इसमें से राज्यों से कितने सदस्य निर्वाचित होंगे, तो 530 सदस्य राज्यों से और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से। केंद्र शासित प्रदेश से कितने, 20 सदस्य। अब कितना हो गया, 530 और 20 अर्थात 550। लेकिन यहां क्या कितना चुनना है, 552, तो 2 सदस्य। तो आपको याद होगा जब हमने राष्ट्रपति वाली क्लास बताई थी तो हमने उस समय आपको बताया था कि एक अनुच्छेद 331 है और एक अनुच्छेद 333। इन दोनों अनुच्छेदों में किस चीज का वर्णन था, वही देखिए, दो वाले मामले को हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यहां पर क्या कहा गया, जैसे लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई, लोकसभा के सदस्यों की संख्या कहा गया कि अधिकतम 552 हो सकती है। 552 में हम लोगों ने देख लिया कि 530 राज्यों से हो गए, 20 केंद्र शासित प्रदेश से हो गए। 2 का मामला जो फंस रहा है उसका ये उल्लिखित है। अनुच्छेद 331 में कहा गया कि लोकसभा में राष्ट्रपति को यदि ये लगे, लोकसभा में राष्ट्रपति को ये लगे कि आंग्ल भारतीय समुदाय का उचित प्रतिनिधित्व नहीं है, आंग्ल भारतीय समुदाय का उचित प्रतिनिधित्व नहीं है, तो राष्ट्रपति 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। और यही चीज यहां राज्यों में लिखा गया है अनुच्छेद 333 में कि अगर राज्य विधानसभा में राज्यपाल को ये लगे कि 2 भारतीयों का जो आंग्ल भारतीय हैं उनका प्रतिनिधित्व नहीं हो रहा है, उचित प्रतिनिधित्व नहीं है, तो वहां पर राज्यपाल राज्यों में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधियों को मनोनीत कर सकता है। 552 अधिकतम सदस्य संख्या निर्धारित की गई, लेकिन वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 500 है, 550 है। वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 550।
अब ये 2 सदस्यों का निर्वाचन कैसे होगा? तो इसके लिए 104वां संविधान संशोधन किया गया। संविधान संशोधन किया गया। कब किया गया? तो 2019 में किया गया। 2019 में जब किया गया तो कहा गया कि अब कोई ऐसा व्यक्ति है ही नहीं कि जिसे हम आंग्ल भारतीय माने। आंग्ल भारतीय कौन थे? इसका हमने विस्तृत उल्लेख राष्ट्रपति वाले क्लास में किया था। अगर आप किसी कारणवश उस क्लास में शामिल नहीं हो पाए थे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए। यूट्यूब चैनल एजुकेशन 1 से 1 को आप देखिए, वहां पर इसका विस्तृत उल्लेख है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ में दोस्तों को शेयर भी करें और वीडियो पर कमेंट भी करें। इसका हमने विस्तृत उल्लेख वहां पर किया था, किसे आंग्ल भारतीय माना जाए। कुछ समय के बाद यह लगा कि कोई भी आंग्ल भारतीय है ही नहीं, सब भारतीय है। तो 104वां संविधान संशोधन 2019 में किया गया और कहा गया कि ये जो 2 सदस्यों को निर्वाचित मनोनीत करने का प्रावधान है, इसे खत्म किया जाए। साथ में 104वें संविधान संशोधन में एक जगह और परिवर्तन किया गया। अनुच्छेद 334 में, अनुच्छेद 334 में क्या उल्लेखित था? एससी और एसटी वर्ग के आरक्षण का प्रावधान है। एससी और एसटी वर्ग के आरक्षण का प्रावधान कहां पर है? तो ये अनुच्छेद 330 और अनुच्छेद 332 में। इसको हमने पहले आपको बता दिया था। अनुच्छेद 334 में क्या है? एससी और एसटी को मिलने वाले आरक्षण के समय सीमा का उल्लेख है, कितने समय के लिए मिलेगा। तो जब 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान लागू हुआ तो कहा गया कि एससी और एसटी वर्ग को 10 वर्ष का आरक्षण होगा। 10 वर्ष के लिए इनके सीटें आरक्षित होंगी। हालांकि समय समय पर इसमें परिवर्तन किया गया। तो जब 104वां संविधान संशोधन 2019 में किया गया तो इसमें भी परिवर्तन किया गया और कहा गया कि ये जो 10 वर्ष का आरक्षण का प्रावधान है, अनुच्छेद 330 में लोकसभा में एससी और एसटी वर्ग का आरक्षण, अनुच्छेद 332 में राज्य विधानसभा में एससी और एसटी वर्ग को मिलने वाले आरक्षण का उल्लेख है। लेकिन जो समय का उल्लेख है अनुच्छेद 334 में है। तो 104वां संविधान संशोधन 2019 में किया गया तो कहा गया कि ये जो 10 वर्ष का आरक्षण का प्रावधान है ये आगामी 10 वर्षों के लिए बढ़ गया, अर्थात एससी और एसटी को मिलने वाला आरक्षण 2026 तक बढ़ गया। अब ये आरक्षण जो है 2026 तक लागू रहेगा। यहां से एक चीज और है कि ये जो 550 सदस्यों का निर्वाचन है, इसमें हमने देखा कि 530 राज्यों से 530 और केंद्र शासित प्रदेशों से 20, 2 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता था। लेकिन इसमें भी फेरबदल हो गया। फेरबदल क्यों हुआ? देखिए, जब हम लोगों ने देखा था तो जम्मू कश्मीर ये राज्य था, लेकिन अब क्या है कि केंद्र शासित प्रदेश हो गया। जम्मू कश्मीर को कितनी सीटें थी? 6 सीटें मिली हुई थी। 6 सीटों के साथ लोकसभा का प्रतिनिधित्व करता था। अब ये केंद्र शासित प्रदेश में चला गया, इसलिए ये जो है ये 6 सीटें केंद्र शासित प्रदेश में चली गई। अब केंद्र शासित प्रदेश में 20 सीटें थी तो ये 6 सीटें और उसमें जुड़ गई, अर्थात 26 हो गई। लेकिन राज्य वाले में तो घटेंगे, तो राज्यों का अब कितना हो गया? राज्यों से हो गया 524। केंद्र शासित प्रदेश से कितने हो गए? भाई 50 पूरा करना है तो 524 ये है, तो 26 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों से हो गई। अब यहां से एक चीज और है कि यहां क्या कह रहा है, अनुच्छेद 330 में कह रहा है कि लोकसभा के सदस्यों में निर्वाचित जो हो रहे हैं उसमें एससी और एसटी वर्ग को आरक्षण मिलेगा। सदस्य कितने हैं? संपूर्ण सदस्य 550 है। तो इसमें से एससी वर्ग के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई? एससी वर्ग के लिए कुल 84 सीटें आरक्षित की गई और एसटी के लिए कितनी आरक्षित की गई? तो 47 सीट जो है एसटी वर्ग के लिए आरक्षित की गई। एससी और एसटी को मिलने वाला आरक्षण 2020 में समाप्त हो रहा था।
तो 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। तो ये SC और ST वाला का पहुंच गया, ST का आरक्षण कितने समय के लिए बढ़ गया, 2030 तक ये आरक्षण लागू रहेगा 10 वर्ष वाला। 2020 में समाप्त हो रहा था, तो 2030 तक ये बढ़ा दिया गया 104वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब यहां से एक चीज बनता है कि ये जो लोकसभा के सदस्यों की संख्या हमने देखा ना कि भाई SC के लिए 84 सीटें आरक्षित है, तो लोकसभा में जो सर्वाधिक आरक्षित सीटें किस राज्य में है SC वर्ग के लिए, या SC वर्ग के लिए आरक्षण सर्वाधिक कहां है, तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। कितने हैं SC वर्ग के लिए, ये 17 सीटें हैं, जबकि वहीं ST वर्ग के लिए उत्तर प्रदेश में एक भी सीट आरक्षित नहीं है। ST वर्ग के लिए सर्वाधिक सीटें कहां आरक्षित हैं, ये मध्य प्रदेश में आरक्षित है। कितनी सीट है, 6 सीट है। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन सदस्य संख्या कितनी होगी, 550 होगी। अब यहां से एक चीज और बनता है कि ये जो 550 हैं, किस राज्य से सर्वाधिक सदस्य निर्वाचित होते हैं, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश। अभी आगे हम देखेंगे कि इन सदस्यों का जो चुनाव होता है, निर्वाचन होता है, उनका निर्वाचन क्षेत्र किस आधार पर निर्धारित किया जाता है, तो जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर निर्धारित किया जाता है। तो यहां पर हम देखते हैं कि सर्वाधिक सीट किस प्रदेश की है, किस राज्य की सर्वाधिक सीट है, लोकसभा के सदस्य कहां से ज्यादा निर्वाचित होते हैं, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश। तो यहां से सर्वाधिक सीटें सदस्य निर्वाचित होते हैं, कितने, 80। और महाराष्ट्र में 48, महाराष्ट्र में कितने हैं, 48। पश्चिम बंगाल तीसरे नंबर पर है, कितनी सीटें लेके, 42 सीट लेके। और चौथे नंबर पर बिहार है। ये सर्वाधिक सीटों वाले राज्य हैं। कितने हैं बिहार में, 40। और सबसे कम सदस्य संख्या के साथ कौन कौन से राज्य प्रतिनिधित्व करते हैं, तो सबसे कम, ये तो सर्वाधिक वाले हैं 4, हम 4 देखते हैं सबसे कम, क्योंकि 4 ही से पूछता है सर्वाधिक 4 कौन है, या सर्वाधिक 4 सबसे कम सीटों वाले राज्य कौन से हैं। तो सबसे कम सीटों वाले राज्य मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, यहां से कितने कितने हैं, तो एक एक सदस्य निर्वाचित होते हैं। हमने राज्यों का देख लिया, अब हम देखते हैं केंद्र शासित प्रदेशों में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं, सर्वाधिक कहां से होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश से। तो केंद्र शासित प्रदेश में सबसे नंबर 1 पर है दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, हमारी राजधानी है, कितने सदस्यों के साथ, 7 सदस्यों के साथ। दूसरे नंबर पर कौन है, जम्मू कश्मीर, भाई वही राज्य वाला जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर से कितने हैं, हमने वहां आपको बताया था 6, लेकिन यहां पर कितने हैं केंद्र शासित वाले में, तो 5 सदस्यों के साथ जम्मू कश्मीर दूसरे नंबर पर है। एक सदस्य का जो मामला है, तो लद्दाख इससे अलग हुआ है ना, तो लद्दाख अलग होने के कारण 1 सीट उसको दे दी गई। अब सदस्यों की संख्या यहां इसका जो है 5 हो गया। उसके बाद तीसरे नंबर पर कौन है, तो दादर नगर हवेली, और दमन दीव। आपको याद होगा कि ये पहले दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन शासन सत्ता ने देखा, सरकार ने देखा कि इनको अगर एक ही जगह कर दिया जाए तब भी शासन सत्ता आसानी से चलाई जा सकती, सुचारू ढंग से चलाई जा सकती है। तो इनको एक जगह कर दिया गया। पहले इनकी सीट 1 थी, इसकी 1 सीट थी, लेकिन जब दोनों की एक जगह कर दिया गया तो इनकी सीटें 2 हो गई। इस प्रकार से केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली 7 सीट लेके सबसे ऊपर, पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर जम्मू कश्मीर, और तीसरे नंबर पर दादर नगर हवेली और दमन दीव। अर्थात इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को एक जगह एकत्रित करने के कारण जब 2 सीट मिली तो ये तीसरे नंबर पहुंच गए। बाकी सभी केंद्र शासित प्रदेशों में 1-1 सीटें शामिल हैं। लोकसभा के सदस्यों के निर्वाचन से संबंधित 1-1 सीटें शामिल हैं। इस प्रकार से लोकसभा का गठन हो गया। इतने सदस्यों के साथ इस तरीके से बंटवारा कर दिया गया। SC वर्ग के लिए इतना आरक्षण होगा, इतनी सीटें आरक्षित होगी, ST वर्ग के लिए इतनी सीटें आरक्षित होंगी। SC और ST वर्ग को मिलने वाला आरक्षण 2020 में समाप्त हो रहा था, लेकिन 104वां संविधान संशोधन कर दिया गया। 104वें संविधान संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था बनाई गई कि 2030 तक ये आरक्षण जारी रहेगा। अब हम देखते हैं कि ये लोकसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होगा,
मतलब लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होते हैं, तो निर्वाचन के लिए एक क्षेत्र भी होगा कि इस क्षेत्र का आप प्रतिनिधित्व करेंगे। जैसे पेपर में कभी कभी प्रश्न पूछता है कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन क्षेत्र का वर्णन कीजिए, इस क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करते हैं। तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन का कोई विशेष क्षेत्र नहीं होता, बल्कि वो प्रदेश स्तर पर चुने जाते हैं कि इस प्रदेश के इतने सदस्य निर्वाचित होंगे। हालांकि राज्यसभा का तो ठीक है कि प्रदेश स्तर पर निर्वाचित होंगे इतने सदस्य, लेकिन लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन क्षेत्र उल्लिखित होता है कि आप इस क्षेत्र से इतने इतने दूरी से आप जो है एक क्षेत्र बनाया जाएगा, भाई इतने एरिया का एक प्रतिनिधित्व होगा, एक प्रतिनिधि जो निर्वाचित होगा इस एरिया की जनसंख्या को मिला दिया जाएगा तो एक प्रतिनिधि निर्वाचित होगा। तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 82 में है, अनुच्छेद 82 में। अनुच्छेद 82 में क्या उल्लिखित है? तो लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन क्षेत्रों का वर्णन है, निर्वाचन क्षेत्र का वर्णन है कि जो सदस्य निर्वाचित होंगे वो इस एरिया से निर्वाचित होंगे, इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे। एक लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र का फैसला कैसे होता है? तो ये होता है जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन क्षेत्र का फैसला होता है। लोकसभा के सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्र का फैसला जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर होता है। 84वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा यह फैसला किया गया कि जो लोकसभा के सदस्यों की संख्या है 550, जो 552 थी, 104वें संविधान संशोधन के द्वारा 2 सदस्यों को मनोनीत करने का प्रावधान हटा दिया गया, सदस्यों की संख्या 550 होगी। तो इसमें 84वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया, कहा गया कि लोकसभा और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के, राज्य विधान सभा के जो निर्वाचित सदस्य होंगे इनकी संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा, यथास्थिति बनी रहेगी। चाहे वो लोकसभा के सदस्य हो या राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हो, उनकी संख्या यथावत बनी रहेगी। कब तक बनी रहेगी? तो ये 2026 तक यथावत बनी रहेगी। ये 550 वाले जो जनसंख्या के आधार पर या क्षेत्रफल के आधार पर सीटों का निर्धारण हुआ, तो किस जनसंख्या के आधार पर सीटों का निर्धारण हुआ? तो ये 1971 ईस्वी की जनगणना के आधार पर, 1971 ईस्वी की जनगणना के आधार पर लोकसभा के सीटों का निर्धारण हुआ। अगर आप 1971 ईस्वी की जनगणना पर कंफ्यूज है कि ऐसा क्यों है, तो हमने आपको राष्ट्रपति वाली क्लास में इसका विस्तृत उल्लेख किया है, वहां आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं पैदा होगी। आप हमारे YouTube चैनल पर जाके राष्ट्रपति की शक्तियों में आप देखिएगा तो क्यों 1971 ईस्वी की जनगणना को ही आधार बेस माना गया, हमने उसका वहां विस्तृत उल्लेख किया। जैसा कि आप जानते हैं हमारा YouTube चैनल क्या है, एजुकेशन 101। अगर YouTube चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, वीडियो पसंद आते तो लाइक करें, साथ में दोस्तों को शेयर भी करें और वीडियो पर कमेंट भी करें, हम आपके कमेंट का जवाब भी देते हैं। तो 1971 ईस्वी की जनगणना के आधार पर फैसला कर लिया गया कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या इतनी होगी। लेकिन लोकसभा के सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्र का फैसला अगर करना है तो आपके दिमाग में बात उठी होगी कि करेगा कौन? तो इसके लिए सरकार क्या करती है, एक परिसीमन आयोग का गठन करती है। परिसीमन आयोग का गठन होता है। परिसीमन आयोग का गठन सरकार ने कर दिया। अब एक चीज और आपके दिमाग में बनी होगी, 26 जनवरी 1950 ईस्वी से हमारा संविधान लागू हो गया। 26 जनवरी 1950 ईस्वी में जब संविधान लागू हुआ और आज की डेट में कितने परिसीमन आयोगों का गठन किया गया? तो कुल 4 परिसीमन आयोगों का गठन किया गया। 4 परिसीमन आयोग बने। कब कब बने? तो पहला बना 1952 ईस्वी में,
दूसरा बना 1962 ईस्वी में, तीसरा बना 1972 ईस्वी में और चौथा बना 2002 ईस्वी में। इस 2002 ईस्वी के प्रसिमन आयोग के अध्यक्ष थे कुलदीप सिंह। यहां एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि जो भी इस प्रसिमन आयोग का अध्यक्ष बनेगा वो पूर्ण न्यायाधीश होगा। इस प्रसिमन आयोग का कोई भी अध्यक्ष होगा वो पूर्ण न्यायाधीश होगा और प्रसिमन आयोग जो भी निर्णय करेगा उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, उसका फैसला मान्य है, सर्वमान्य। जैसे मान लीजिए कि एक जिला ये है, एक जिला ये है। आयोग ने क्या किया कि इस जिले के कुछ मतदाताओं को मिला के एक लोकसभा क्षेत्र का निर्धारण कर दिया। आप लोगों ने कहा कि हमारा जिला ये है और इन्होंने कहा हमारा जिला ये है। अब हमारा प्रतिनिधि दूसरा होगा, ये दूसरे क्षेत्र से चुना जाएगा। ये तो ठीक काम नहीं है। लेकिन प्रसिमन आयोग ने फैसला कर दिया तो कर दिया, आपको स्वीकार करना है। कभी कभी इस बात पर भी लोग विरोध करते हैं कि हमारे जो छोटी सी जनसंख्या मतदाताओं की है इसको ले जाके एक दूसरे जिले के बड़े संख्या वाले मतदाताओं में जोड़ दिया। तो लोग कहते हैं कि हमारा प्रतिनिधि भाई जैसे दूसरे एरिया का मतदाता है, तो आप इस हिसाब से, इस तरीके से अगर आप विरोध करना चाहते हैं तो ये गलत है। आप अगर न्यायालय में अपील करते हैं तो ये न्यायालय में माना नहीं जाएगा। हमने एक चीज देख लिया कि क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर, क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर लोकसभा के सदस्यों के क्षेत्रों का निर्धारण होता है। तो यहां से पेपर में एक चीज प्रश्न बनता है कि जनसंख्या या क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा। सबसे पहले हम देखते हैं जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र। तो सबसे बड़ा उन्नाव कहां, उत्तर प्रदेश में। अगला कौन है, जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र। सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र जनसंख्या के आधार पर प्रसिमन आयोग ने क्या फैसला किया, क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्रों का फैसला होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि सब जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र कौन है, तो उन्नाव है। जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, तो ये लक्षद्वीप है। अब जनसंख्या के आधार पर हो गया। हम देखते हैं कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा तो लेह लद्दाख। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा क्षेत्रफल के आधार पर तो चांदनी चौक, बिल्कुल वही दिल्ली वाला चांदनी चौक। सदस्यों के क्षेत्रों का निर्धारण हो गया। हम लोगों ने देखा कि कौन सा सबसे बड़ा है जनसंख्या के आधार पर, सबसे छोटा कौन सा है जनसंख्या के आधार पर, या क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा क्षेत्र सबसे बड़ा है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा कौन सा है। सदस्यों की संख्या को भी हम लोगों ने देख लिया। सदस्यों का जो प्रसिमन आयोग ने फैसला किया कि इस क्षेत्र से इतने सदस्य निर्वाचित होंगे। अब हम लोग देखते हैं कि जो 6 सदस्य निर्वाचित हो गए उनका कार्यकाल कितने दिन के लिए होगा। तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 83 में है। अनुच्छेद 83 में है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के कार्यकाल का उल्लेख अनुच्छेद 83 में है। जबकि हमने राज्यसभा वाले में इसको बताया था कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, लेकिन लोकसभा क्या है, अस्थायी सदन है। अस्थायी सदन है। हालांकि सामान्यतः इसे 5 वर्ष के कार्यकाल के रूप में वर्णित किया गया है मूल संविधान में। इसका कार्यकाल कितना होगा, कार्यकाल 5 वर्ष होगा। लेकिन हमने जब राष्ट्रपति वाली क्लास पढ़ाई थी तो आपको हमने एक चीज बताया था कि अनुच्छेद 85 राष्ट्रपति की शक्तियों में अनुच्छेद 85 हमने आपको बताया था। अनुच्छेद 85 में क्या था कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति कार्यकाल पूरा होने से पहले
5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही भंग कर सकता है, इसलिए इसे अस्थायी सदन कहा जाता है। कभी भी भंग कर सकता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। कार्यकाल 5 वर्ष मूल संविधान में उल्लिखित था, लेकिन बीच में कुछ गड़बड़ हो गया। गड़बड़ क्या हुआ? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा श्रीमती इंदिरा गांधी ने क्या कहा? भाई इंदिरा गांधी जी तानाशाह, अपने तानाशाह रवैये के कारण उन्होंने क्या कहा? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा कहा संविधान में संशोधन करिए। और ये जो 5 वर्ष का कार्यकाल है, ये 5 वर्ष वाला कार्यकाल, 5 वर्ष से मजा नहीं आ रहा है, इसको 6 वर्ष करिए। लेकिन जनता ने कहा कि हमने तो आपको मलाई खाने का पूरा अवसर दे दिया, आपने मलाई भी खाया, आपने तानाशाही भी किया, लेकिन ये हद हो गई आपकी, ये तानाशाही ज्यादा दिन तक हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगले चुनाव हुआ तो जनता ने इंदिरा गांधी को पराजित कर दिया। अब नई सरकार बनी मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। मोरारजी देसाई ने कहा कि जो इंदिरा गांधी ने 6 वर्ष किया है ये तो बिल्कुल गलत है। हमारे संविधान निर्माणकर्ताओं ने क्या कहा? 5 वर्ष। 5 वर्ष ठीक है, लेकिन इन्होंने अपने स्वार्थ के लिए, मलाई ज्यादा दिन खाने के लिए 6 वर्ष कर दिया। अब इसको पहले, सबसे पहले इसको हटाओ। तो इन्होंने क्या किया? 44वां संविधान संशोधन कर दिया। कब किया? 1978 ईस्वी में। इन्होंने कहा कि कार्यकाल सबसे पहले घटाओ, 5 वर्ष करो, बहुत हो गया। अब कार्यकाल पुनः 5 वर्ष हो गया। लेकिन आपातकाल के दौरान कार्यकाल को 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। 1 वर्ष से ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता, 1-1 वर्ष करके आगे बढ़ाया जा सकता है। यहां से पेपर में प्रश्न पूछता है कि कौन सी लोकसभा का कार्यकाल 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था? तो 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 1-1 वर्ष करके बढ़ाया गया था। इस प्रकार से जो है हमारे संविधान निर्माणकर्ताओं ने लोकसभा के कार्यकाल का वर्णन किया। बीच में गड़बड़ हुई, लेकिन मोरारजी देसाई ने पुनः संविधान संशोधन किया और उसमें सुधार करवाया। देखते हैं लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्यता कौन कौन सी होनी चाहिए। इसका उल्लेख अनुच्छेद 84 में है। अनुच्छेद 84 में है लोकसभा के सदस्यों की योग्यता। योग्यता सभी लोगों की वही है, और जो पीछे हम लोगों ने पढ़ा, इसलिए हम इस पर विशेष चर्चा नहीं करेंगे। इसमें क्या है कि लोकसभा के सदस्य निर्वाचन होने के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु पूरी करना अनिवार्य है। 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, पागल दिवालिया ना हो, भारत का नागरिक हो, ये जैसे सभी लोगों में जो योग्यता है वही इनकी भी योग्यता है। अब यहां से हम देखते हैं कि लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन कौन करता है। तो लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के द्वारा। अब देखते नहीं है कि आप जाते हैं, वोट डालते हैं और अपना प्रतिनिधि नियुक्त करते हैं, चुनते हैं। तो कैसे? प्रत्यक्ष रूप से आप जाके तो वोट मारते हैं। कौन वोट डालेगा? वयस्क मताधिकार। हालांकि पहले ये वयस्क मताधिकार किसे कहा जाता था कि वयस्क लोग कौन है, वही मत देने का अधिकारी है। तो 21 वर्ष का जो व्यक्ति होता था उसे वयस्क माना जाता था। लेकिन 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा 1989 ईस्वी में 61वां संविधान संशोधन किया गया, और इस 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा कहा गया है कि जो 21 वर्ष वाला मामला है ये ज्यादा हो रहा है, उम्र काफी हो रही है, एक काम किया जाए अब 18 वर्ष वाले को ही वयस्क माना जाए। अर्थात जो भी व्यक्ति 18 वर्ष का है वो लोकसभा के सदस्यों के निर्वाचन में अपना सहभागिता दे सकता है, भागीदारी दे सकता है, वोट दे सकता है, अपना प्रतिनिधि चुन सकता है। इस प्रकार से लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन हो गया, लेकिन एक चीज है कि लोकसभा को कुछ विशेषाधिकार भी प्राप्त है। हमने राज्यसभा वाले ने देखा था कि राज्यसभा को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त है, उसी तरीके से लोकसभा को भी विशेषाधिकार प्राप्त है। जैसे ये जनता का सीधा प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन इसे कुछ ऐसे विशेष अधिकार प्राप्त हैं जो राज्यसभा को नहीं प्राप्त है। कौन से हैं? जैसे आपको याद होगा कि अनुच्छेद 75 में क्या था? भाई विशेषाधिकार बता रहा हूं। अनुच्छेद 75 में क्या था कि लोकसभा
के प्रति, लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। मंत्रिपरिषद क्या है? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। मंत्रिपरिषद तभी तक अपने पद पर बनी रह सकती है जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो, अन्यथा मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। भाई शासन सत्ता चलाने के लिए लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त करना, नहीं देखते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है लोकसभा में, अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, विश्वास मत नहीं सरकार प्राप्त कर सकी तो उसे इस्तीफा देना पड़ता है। तो विशेषाधिकार ही तो लोकसभा को है। साथ में आपने देखा होगा कि एक अनुच्छेद 110 था। अनुच्छेद 110 था क्या? धन विधेयक। धन विधेयक में क्या था? हमने आपको धन विधेयक वाला जब पढ़ा था विस्तृत बताया था। धन विधेयक में था कि राज्यसभा को यह पावर है कि केवल वो 14 दिन तक ही इसे रोक सकती है। पास करे तो ठीक, ना पास करे तो ठीक, लोकसभा उसे पास करवा ही लेगी। अब ये लोकसभा के विशेषाधिकार हो गए कि धन विधेयक का जो मामला है राज्यसभा ने पास कर दिया तो ठीक है, नहीं तो मत पास करिए, हम तो स्वतः पास कर लेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग इससे अगली क्लास में लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, साथ में हम देखेंगे राज्यसभा के सभापति और उपसभापति से संबंधित जो भी पेपर में प्रश्न निकलते हैं। हम लोग कल की क्लास में मिलते हैं। इससे भी एक बेहतरीन क्लास के साथ कल मुलाकात होती है।